नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे केमिकल, पेट्रोकेमिकल या पेट्रोलियम इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। इसको नॉर्मली पीएसएम कहा जाता है और ये कोई पर्टिकुलर मैंडेटरी रेगुलेशन नहीं है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज में मेजर एक्सीडेंट होने के चांसेस है या हजार्डस केमिकल या हाईली हजार्डस केमिकल हैंडल होते हैं, स्टोर होते हैं या प्रोसेस में यूज किए जाते हैं, उसके लिए ये प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट कंसेप्ट है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है, इसके कंटेंट्स के उद्देश्य क्या है? तो सबसे पहला कि पीएसएम यानी कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट कंसेप्ट क्या है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है और ये पीएसएम अभी तक जो कैसे उन्नति किया है, यानी कि 1990 से 2021 तक इसमें क्या क्या चेंजेस हो चुके हैं और उसके बाद में जो अभी लेटेस्ट आरबीपीएस सिस्टम है, यानी कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट में ही अलग अलग पार्ट्स है, तो उसमें भी एक यूएस का 14 एलिमेंट्स का पीएसएम डिफरेंट है और अभी का 20 एलिमेंट्स वाला आरबीपीएस सिस्टम डिफरेंट है, यानी कि रिस्क बेस्ड प्रोसेस सेफ्टी सिस्टम। तो इसका डिटेल हम देखेंगे कि एग्जैक्टली पीएसएम क्या है, उसकी उन्नति कैसे हुई है, उसमें अलग अलग जो दो पार्ट्स है, दो सेक्शन है, यानी कि 14 एलिमेंट्स वाला पीएसएम और 20 एलिमेंट्स वाला पीएसएम, और वो एलिमेंट्स क्या है और उसके डिटेल्स या इसका इंपॉर्टेंस क्या है। अभी पीएसएम क्या है, तो इसमें आपको नाम से ही पता चलता है कि जो मेन प्रोसेस है, अभी ये प्रोसेस जनरली हम केमिकल इंडस्ट्रीज की बात करें या केमिकल अलाइड इंडस्ट्रीज की बात करें, तो नॉर्मली केमिकल इंडस्ट्रीज में जो बल्क ड्रग केमिकल्स मैन्युफैक्चर होते हैं या प्रोडक्शन मेजर होता है, तो उसमें क्वांटिटी ज्यादा हो सकती है या फिर जो मटेरियल यूज किया जाता है उसकी जो प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज में सबसे मेन प्रॉपर्टी जो है वो हजार्डस केमिकल। तो अगर ये प्रोसेस में ये केमिकल्स यूज होते हैं या प्रोसेस में ही हजार्ड अवेलेबल है ड्यू टू कुछ पैरामीटर्स और स्पेशली ड्यू टू द केमिकल, तो उसमें आपको रिस्क फैक्टर ढूंढना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है पीएसएम में, आपको प्रोसेस रिस्क जो है वो प्रोसेस रिस्क आप लोग आइडेंटिफाई करना है और उसको ही मैनेज करना है। तो रिस्क का लेवल लो लेवल, मीडियम लेवल या हाई लेवल रिस्क भी हो सकता है। तो जो भी रिस्क आपके रहेगी वो प्रोसेस की रिस्क आपको पहले फाइंड आउट करना है और फिर उसको कैसे मैनेज करना है उसके बारे में सोचना है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें प्रोसेस इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, तो ये स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज जो है वो इंडस्ट्रीज आपको फाइंड आउट करना है, उसके टाइप या सब टाइप आपको फाइनलाइज करना है और उसके बाद में ही ये इंडस्ट्री में जो प्रोसेस है उसको कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में सोचना है। तीसरा पॉइंट जो है पीएसएम में, आपको मेजर हजार्ड आइडेंटिफाई करना है। तो अगर यहाँ पे कुछ मेजर हजार्ड्स है, जैसे कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्टर है जिसमें हाईली रिएक्टिव केमिकल यूज किया जाता है, या ऐसा कोई रिएक्टर या ऐसा कोई इक्विपमेंट है जहाँ पे हाई प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है और ये हाई प्रेशर टेम्परेचर की वजह से केमिकल की कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्टिव हो जाती है या फिर चेंज हो जाती है और जिसकी वजह से यहाँ पे इंसिडेंट होने के या एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो ये सबसे पहले आपको मेन फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे ऐसे अलग अलग हजार्ड्स कौन से हैं, ऐसे अलग अलग रिस्क कौन से हैं, अलग अलग प्रोसेसेस कौन से हैं और उसकी वजह से अगर इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के चांसेस है तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है। तो सबसे मेन गोल क्या है पीएसएम का, कि आपको जो भी ऑकरेंसेस रहेंगे या जो मेजर एक्सीडेंट्स रहेंगे या मेजर इंसिडेंट्स रहेंगे उसको होने से बचाना है। तो इसीलिए आपको ये अलग अलग स्टेप्स फॉलो करना है। जैसे हमने बताया कि आपको पहले रिस्क आइडेंटिफाई करना है, फिर प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको मैनेज करने के लिए रिस्क का लेवल अगर हायर लेवल पे है तो उसको मीडियम पे कैसे लाया जाए या उसको लो लेवल पे कैसे लाया जाए, या फिर जो भी प्रोसेस है वो प्रोसेस का कुछ सब्स्टिट्यूट है या फिर उसमें भी प्रोसेस में कुछ मॉडिफिकेशन हो सकते हैं या फिर पैरामीटर्स कुछ चेंज कर सकते हैं या रॉ मटेरियल चेंज कर सकते हैं, ऐसे बारे में आपको सोचना पड़ेगा। और फिर उसमें अगर कुछ मेजर हजार्ड है या मेजर इश्यू है तो वो आइडेंटिफाई करके आपको उसको
एक तो मिनिमाइज करना पड़ेगा या फिर उसको इलिमिनेट करना पड़ेगा, निकाल देना पड़ेगा, तभी आप पीएसएम का जो मेन गोल है, जो उद्देश्य है, वो आप अचीव कर सकते हैं। तो इसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के अंदर। तो इसमें आपको सबसे पहले हमने बताया कि जो भी टाइप के हजार्ड्स रहेंगे वो आपको हजार्ड्स आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने अलग अलग हजार्ड्स के बारे में बात की थी, मैकेनिकल हजार्ड्स हो सकते हैं, फायर हजार्ड हो सकता है, एक्सप्लोजन हजार्ड हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिकल हजार्ड हो सकता है, या फिर केमिकल हजार्ड हो सकता है, या फिर साइकोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है, फिजिकल हजार्ड हो सकता है। ये सभी अलग अलग हजार्ड्स आपको पीएसएम के अंडर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेंगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री, जैसे हमने कहा कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आपको प्रोसेस रिस्क, प्रोसेस हजार्ड आइडेंटिफाई करनी है, तो उसके ओरिएंटेड ही आपको ये फोकस करना है पर्टिकुलर हजार्ड्स। अभी जो भी हजार्ड्स आइडेंटिफाई होंगे उसको आपको रिलेट करना है कि ये हजार्ड्स की वजह से पर्सन पे क्या इफेक्ट हो सकता है, या फिर मटेरियल पे क्या इफेक्ट हो सकता है, या फिर ऑर्गेनाइजेशन पे ओवरऑल इफेक्ट क्या हो सकता है, या फिर एनवायरनमेंट पे एडवर्स या निगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है। तो ये जो भी आपके ओवरऑल हजार्ड्स है उसको आपको लिस्ट आउट करना पड़ेगा, उसके अलग अलग सीवेरिटी या लेवल आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ये सभी हजार्ड्स का पर्सन पे या पर्सनल्स पे, ऑर्गेनाइजेशंस पे या एनवायरनमेंट के अलग अलग पैरामीटर्स पे एडवर्स या निगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसके अलावा जो पीएसएम की हम बात कर रहे हैं, ये पीएसएम ये प्रोएक्टिव अप्रोच है, प्रोएक्टिव एप्लीकेशन। यानी मतलब क्या है इसका, अगर कोई इंसिडेंट, कोई एक्सीडेंट या कोई मेजर एक्सीडेंट या कोई ऑकरेंस अगर हो सकता है, उसका अगर ये इंडस्ट्री का कुछ पोटेंशियल है, तो वो होने के पहले ही आपको जो भी एक्टिविटीज करनी है उसको हम प्रोएक्टिव अप्रोच कहते हैं। तो ये पीएसएम एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जिसकी वजह से जो मेजर एक्सीडेंट्स या मेजर इंसिडेंट्स, मेजर ऑकरेंसेस होने के पोटेंशियल है वो इंडस्ट्रीज में, वो आपको प्रिवेंट करना है। तो इसको कहेंगे हम प्रोएक्टिव एप्लीकेशन। तो इसके अलग अलग प्रोएक्टिव एप्लीकेशंस के प्रिंसिपल से ये पीएसएम में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड क्या है पीएसएम का, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो था, तो सबसे इनिशियली पहले यूएस ने या यूएसए ने, अमेरिका ने अलग अलग केमिकल्स फैक्टरीज की स्टडीज की थी, और उसमें जो भी इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट हो चुके थे, जो भी हिस्ट्री उनके पास थी, जो भी स्टैटिस्टिकल डेटा था, वहां से उन्होंने पता कर लिया कि ये अलग अलग केमिकल्स में कुछ टॉक्सिक केमिकल्स यहाँ पे यूज होते हैं, या फिर रिएक्टिव केमिकल्स यूज होते हैं, या फिर फ्लेमेबल लिक्विड्स यूज होते हैं, या फ्लेमेबल गैसेस यूज होते हैं। और ये जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स केमिकल्स थी, जिसकी वजह से अलग अलग इंसिडेंट से एक्सीडेंट हो चुके हैं, तो इसको जनरली उन्होंने फिर वर्डिंग कर दिया कि ये हाईली हजार्डस केमिकल्स है। तो ये हाईली हजार्डस केमिकल कैटेगरी जो है, जहां पे टॉक्सिसिटी भी आ सकती है, जैसे हम नॉर्मली इसको LD50, LC50 ऐसे अलग अलग वैल्यूज में पुट अप करते हैं, या फिर इसका केमिकल का अगर आपको परसेंटेज या आपको वैल्यू चेक करनी है एटमॉस्फेयर में, तो उसको नॉर्मली हम पार्ट्स पर मिलियन में या फिर मिलीग्राम पर मीटर क्यूब में चेक करते हैं। और ये अलग अलग लेवल पे वहां से उसको पता चलता है कि इसकी वजह से फायर होने के चांसेस है, या एक्सप्लोजन होने के चांसेस है, या फिर आपकी बॉडी में एंट्री कर सकता है और जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे केमिकल जो है वो हाईली हजार्डस केमिकल्स कैटेगराइज उन्होंने कर दिया, और यहाँ पे उन्होंने फिर फाइनलाइज कर दिया कि ये हाईली हजार्डस केमिकल्स जो है, जिसकी वजह से अलग अलग इंसिडेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग एक्सीडेंट होने के चांसेस है, या ये केमिकल्स में ऐसा पोटेंशियल है जिसकी वजह से मेजर एक्सीडेंट हो सकता है, अलग अलग फैटेलिटीज हो सकती है, या फिर जो मेजर डिजास्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी है, या फिर सेवेसो डायोक्सिन का डिजास्टर है, या फिर मेक्सिको का डिजास्टर है। अगर आप मेजर डिजास्टर्स देखेंगे तो उसमें मेजरली हाईली हजार्डस केमिकल्स या हाईली हजार्डस केमिकल की जो प्रोसेस है उसकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, और जिनकी वजह से ये मेजर इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो उन्होंने फिर डिसाइड कर दिया कि
ये जो टॉक्सिक, रिएक्टिव और फ्लेमेबल लिक्विड्स और गैसेस है, इनको आपको कंट्रोल करना है, या फिर इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इनको थोड़ा सा डायल्यूट करना है, या फिर इसको कुछ सब्स्टिट्यूट यूज करना है, कुछ एडिटिव्स यूज करना है, या फिर इक्विपमेंट्स या प्रोसेस में मॉडिफिकेशन करना है, और जिसकी वजह से ये ओवरऑल एक्सीडेंट का जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल मिनिमाइज हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। तो ये मेजर बैकग्राउंड है पीएसएम का। तो ये हमने पहले देखा है कि यहाँ पे भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल डिजास्टर जो है 3 दिसंबर 1984 को जो हुआ था इंडिया में, और उसकी वजह से नियर अबाउट 3800 फैटलिटीज हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ी फैटलिटीज है, और यही मेन इंसिडेंट है या एक्सीडेंट है, ये डिजास्टर की वजह से यहाँ पे यूएस ने पीएसएम के बारे में सोचा, क्योंकि ये एक यहाँ पे जो मेन केमिकल था, वो केमिकल की वजह से उन्होंने डिटेल में पढ़ा, और उसके अलावा फिर जो भी डिजास्टर उसके आजू बाजू में हुए वो भी डिजास्टर उन्होंने डिटेल में पढ़ लिए, और उसके बाद में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आपको प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ये कंसेप्ट लाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये अलग अलग एग्जांपल्स जो हमने बात की, भोपाल गैस ट्रेजेडी में 3800 फैटलिटीज है अप्रोक्सीमेट, और यूनियन कार्बाइड कंपनी जो है, यूनियन कार्बाइड की कंपनीज की वजह से ही यूएसए में भी ये अलग अलग हो सकता था। ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं जहाँ पे यूनियन कार्बाइड कंपनी का भोपाल इंडिया में भी ये इशू हुआ था, जहाँ पे MIC रिलीज हुआ था, और वो रिलीज की वजह से इतनी सारी फैटलिटीज हो गए थे। उसके अलावा यूनियन कार्बाइड का यूएसए में भी ये इंसिडेंट हो चुका है, और उसके अलावा जो फिलिप्स पेट्रोलियम है उसके 23 डेथ्स या फैटलिटीज भी हो चुके हैं। तो ये अलग अलग इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे अलग अलग फैटलिटीज या डेथ्स और कुछ कंफर्म इंजुरीज भी हो गई। अभी इसके बेसिस पे जो अलग अलग मेजर इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स या डिजास्टर हो चुके हैं, उसके बेसिस पे या फिर जो उन्होंने फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे अलग अलग हजार्डस केमिकल, हाईली हजार्डस केमिकल्स यहाँ पे यूज होते हैं, और इनको कंट्रोल करने के लिए फिर उन्होंने पीएसएम कंसेप्ट लाया। तो ये जुलाई 17, 1990 में ओशा ने पब्लिश किया था एक फेडरल रजिस्टर, यानी कि 55 FR 29150, और यहाँ पे उन्होंने एक स्टैंडर्ड प्रपोज किया था जिसको हम कहेंगे प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ हाईली हजार्डस केमिकल। ओशा यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये मेन एडमिनिस्ट्रेशन एजेंसी थी जो यूएस में मेन काम कर रही थी, और ये ओशा जो है वो 1970 का यूएसए जो एक्ट है उसके अंडर काम कर रही थी। अभी ओशा ने ही पहले फाइंड आउट किया है कि हाईली हजार्डस केमिकल की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था, इसीलिए उन्होंने जो कंसेप्ट लाया था प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट का, और इसीलिए स्टार्टिंग जो उसका इनिशियल नेमिंग था प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट ऑफ हाईली हजार्डस केमिकल्स। ठीक है, अभी ये जो स्टैंडर्ड आया है, ये स्टैंडर्ड का मेन फोकस हाईली हजार्डस केमिकल्स था, इसीलिए उसके नाम में ही पीएसएम ऑफ हाईली हजार्डस केमिकल था। उसके बाद में ये जो अलग अलग स्टैंडर्ड के कंटेंट्स हैं उस पर डिस्कशन हुआ, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या चेंजेस हो गए, और वो फाइनली पब्लिश हो चुका है। फिर ओशा के अंडर जो मेन फेडरल एजेंसी है उसके अंडर यूएसए में ये मैंडेटरी या कंपलसरी था। अभी ओशा वहां पे एक्ट के अंडर काम कर रही है, वो रेगुलेटरी या फेडरल एजेंसी है, और इसीलिए यूएसए उसको ये पीएसएम फॉर हाईली हजार्डस केमिकल जो है उसको कंपलसरी कर चुका था 1990 में। लेकिन बाकी जो कंट्रीज थी उसको ये मैंडेटरी नहीं था, क्योंकि ओशा ये फेडरल एजेंसी, ये रेगुलेटरी एजेंसी, ये यूएसए में मेनली काम करती है, बाकी लोगों को ये मैंडेटरी नहीं था, लेकिन ऑप्शनल था कि आप इसको अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर जो भी उसके कंटेंट है वो फॉलो कर सकते हैं। फिर उसके बेसिस पे वो जो पीएसएम फॉर हाईली हजार्डस केमिकल वर्कआउट हुआ था, जो स्टैंडर्ड फाइनलाइज हुआ था, उसके बाद में उसके कंटेंट्स देखने के बाद वहां पे पता चला कि वहां पे अलग अलग पॉइंट्स है, जैसे जो मेन आपको मैन पावर बचाना है, या फिर एनवायरमेंट बचाना है, या फिर सराउंडिंग के जो भी
एक्टिविटीज या एलिमेंट्स थे उसको भी बचाना है। तो अलग अलग यहाँ पे कांग्रेशनल प्रेशर जिसको कहते हैं, तो ये कांग्रेशनल प्रेशर यहाँ पे आ चुका था। और यहाँ पे इसकी वजह से सबसे पहला पॉइंट डिस्कस हुआ कि पब्लिक को भी बचाना है या और जो वर्कर्स है उसको भी बचाना है। यानी कि जो भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट अगर वहां पे हो सकता है उसकी वजह से सबसे पहला इफेक्ट वो कंपनी के जो वर्कर रहेंगे उस पे होगा, और वहां पे मेजर एक्सीडेंट या फैटेलिटीज और मेजर इंजुरीज के चांसेस रहते हैं। उसके अलावा अगर उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है वो एक्सीडेंट का, तो सराउंडिंग जो पब्लिक है, कंपनी के आजू बाजू में रहने वाली पब्लिक या कंपनी के आजू बाजू में दूसरी जो कंपनीज हो सकती है, फैक्ट्रीज हो सकती है, उस पे भी ये इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे मेन पहले ये दो एलिमेंट सामने आए वहां पे कि पब्लिक को भी बचाना है आपको और वर्कर्स को भी बचाना है, ऐसे अगर मेजर जो एक्सीडेंट है उसकी वजह से। तो उसमें उन्होंने चेंजेस किए और वहां पे दो रूल आए हैं। एक था पीएसएम रूल यानी कि प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट रूल 29 CFR 1910.119, CFR यानी कि कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। तो ये यूएसए की टर्मिनोलॉजी है और यूएसए का ही ओशा का CFR है जो फेडरल एजेंसी के अंडर काम करता है, इसीलिए उसको कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस कहा जाता है। और ये रेगुलेशंस के अंडर यहाँ पे पीएसएम के रूल्स बन गए। तो ये ओशा के जो रूल्स बने थे पीएसएम के लिए वो 1992 में पब्लिश हो गए। और उसके बाद में सेकंड पॉइंट था RMP यानी कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो ये जो सेकंड एलिमेंट था कि आपको पब्लिक को भी बचाना है, तो पब्लिक को बचाने के लिए उन्होंने RMP रूल लाया है जो 40 CFR पार्ट 68 के अंडर। तो ओशा में जो CFR है वो कोड के अंडर उन्होंने RMP रूल पब्लिश किया था एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर 1996 में। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है यूएसए की एक्ट ने, तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो है 1996 में यूएस एजेंसी उन्होंने RMP रूल्स बनाए। तो अभी ये पीएसएम एलिमेंट जो है वो है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जो फोकस कर रहा है वर्कर्स को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो RMP है यानी कि रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम ये रूल प्रोटेक्ट कर रहा है पब्लिक को। तो ये दो रूल पीएसएम के डिस्कशन में आ गए। और इसका मेन अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पीएसएम जो है प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट जो ओशा के अंडर है उसका मेन उद्देश्य है वर्क फोर्स को बचाना। यानी कि जो वर्कर्स है जो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयज जो है वो वर्कर्स को सबसे पहले बचाना है। लेकिन अगर आप RMP की बात करेंगे तो यहाँ पे वो पब्लिक को, नियर बाय पब्लिक या उसको हम कम्युनिटी कह सकते हैं या सोसाइटी कह सकते हैं, तो अदर देन फैक्ट्री या इंडस्ट्री जो रिमेनिंग लोग है यहाँ पे वो कम्युनिटी को बचाने के लिए RMP रूल्स आए, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी यूएसए की 1996 में। RSM का दूसरा पॉइंट जो था ये प्रोटेक्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर्स को भी, क्योंकि अभी अगर हम बात करेंगे तो बहुत सारे कंपनीज में कॉन्ट्रैक्ट दिए जाता है और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो काम करने वाले हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तो इनको भी सबसे आपको पहले बचाना है। वर्कफोर्स में एम्प्लॉयज भी आते हैं मेन और कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं, और यहाँ पे जो बात है RMP में वो है जनरल पब्लिक को आपको बचाना है। उसके अलावा जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो विजिटर्स आते हैं उनको भी बचाना है। तो ये थर्ड एलिमेंट था पीएसएम में जो प्रोटेक्ट करना है। और यहाँ पे जो है तो आजू बाजू में जो भी स्कूल्स रहेंगी या हॉस्पिटल्स रहेंगे इसको सबसे पहले आपको प्रोटेक्ट करना है RMP रूल के अंदर। अगर यहाँ पे पीएसएम की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हेल्दी वर्क प्लेस या हेल्दी एनवायरनमेंट आपको मेंटेन करना है, प्रोवाइड करना है। और यहाँ पे जो एनवायरनमेंट ही है उसको ही प्रोटेक्ट करना है। यानी कि वो इंडस्ट्री छोड़ के जो आजू बाजू में, जैसे नॉर्मली हम सिस्टम और सराउंडिंग ऐसा स्टडी करते हैं एनवायरनमेंट में, तो यहाँ पे RMP के लिए सिस्टम जो हुआ है वो इंडस्ट्री है और जो सराउंडिंग है वो आपके लिए मेजर एनवायरनमेंट हुआ है। तो RMP का मेन जो टारगेट है वो सराउंडिंग को बचाना है। तो अगर यहाँ पे हम एक सिंपल
डायग्राम में देखेंगे तो ये सर्कल इंडिकेट करेगा सिस्टम, और ये जो रिमेनिंग है यानी कि सेकंड सर्कल इंडिकेट करेगा सराउंडिंग। तो पीएसएम का मेन फोकस है, मेन उद्देश्य है ये सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, और आरएमपी का जो मेन फोकस है ये सराउंडिंग को यानी कि पब्लिक को, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना। तो ये सबसे मेन बेसिक डिफरेंस है पीएसएम ओशा के और आरएमपी ईपीए के। अभी जो यूएस में ये सब काम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे एक एजेंसी थी जिसका नाम था सीएसबी। तो उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है इस पे, जिसका नाम है केमिकल सेफ्टी बोर्ड। तो अभी ये जो हाईली हजार्डस केमिकल्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, उनका जो स्टैटिस्टिकल हिस्ट्री जो था वो बता रहा था कि टॉक्सिक गैसेस या फिर जो हजार्डस केमिकल्स है या पॉइजनस केमिकल्स है, फ्लेमेबल केमिकल्स है, एक्सप्लोजिव केमिकल्स के, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए जो फोकस था वो केमिकल इंडस्ट्रीज के बारे में था, और यूएस में ये केमिकल सेफ्टी बोर्ड है जो एक्चुअली अलग अलग इंसिडेंट्स, अलग अलग एक्सीडेंट्स की स्टडी करता है। ये एक्चुअली रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, जैसे हमने बात की थी ओशा की, वैसे ये बॉडी नहीं है, लेकिन इनका जो मेन टारगेट है तो ये अलग अलग एक्सीडेंट्स के रूट कॉज एनालिसिस फाइंड आउट करना कि एक्सीडेंट क्यों हुआ है, और उसके रीजन फाइंड आउट करके फिर बाकी के जो इंडस्ट्रीज है, बाकी के जो सिस्टम कंसर्न इंडस्ट्रीज है या सिमिलर इंडस्ट्रीज है, उनको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि आपके यहाँ पे अगर ये सिमिलर प्रोसेस होती है या फिर आपके यहाँ पे ये अलग अलग केमिकल्स यूज होते हैं, इस क्वांटिटी में यूज होते हैं, आपके यहाँ पे अलग अलग ऐसे हजार्ड से या फिर ये पैरामीटर से, तो आपको ये तुरंत आपको ये प्रोसेस मॉडिफाई करनी पड़ेगी या फिर केमिकल को आपको सब्स्टिट्यूट लाना पड़ेगा, और जिसकी वजह से जो नियर फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट या ऑकरेंस होने वाला है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये सबसे मेन काम करती है सीएसबी। तो ये यूएस की बॉडी जो है 1998 में एस्टेब्लिश हुई है, और इसका मेन जो टारगेट था रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन करना है। तो ये इंफॉर्मेशन ये ओशा को भी प्रोवाइड करती है और ईपीए को भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है ओशा, जो रेगुलेटरी या फेडरल एजेंसी है यूएसए की, और उसके अलावा जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी है ईपीए, और कुछ अलग अलग इंडस्ट्रीज है, ऑर्गेनाइजेशंस है, कुछ लेबर ग्रुप्स है, कुछ सोशल ग्रुप्स है जो इंडस्ट्री से लिंक है, और जो थिंक करते हैं कि ऐसे जो कुछ इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स या डिजास्टर्स है उससे आपको बचाना है, तो ये अलग अलग एजेंसीज को ये ओवरऑल रूट कॉज इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं उसके डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। और ये रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, उनको कोई प्रेशर नहीं है, इसकी वजह से वो फ्रीली इजीली वो डिटेल में काम कर सकते हैं, और जो भी कंक्लूजन आता है वो कंक्लूजन सभी बॉडीज को वो शेयर करते हैं। तो ये सीएसबी का वेबसाइट है जहां पे आप जाके उसके डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। अभी उसके अलावा जो हमने बात की थी कि ये पीएसएम ओशा के अंडर 1992 फेब में एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था कि पहले पीएसएम फॉर हाईली हजार्डस केमिकल आया था 1990 में, और उसके बाद में फिर जो भी डिस्कशन हुआ उसके बाद में इम्पोर्टेंट आया था पीएसएम और आरपीएम। तो ये जो पीएसएम है ये 1992 फेब में एक्चुअल एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है यूएसए में, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट इंसिडेंट जो था वो था भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में जो 1984 में हुआ था, और जिसकी वजह से मोर देन 3000 पीपल्स की डेथ हो चुकी थी। और ये जो मेन रिलीज था वो था MIC की वजह से, यानी कि मिथिल आइसोसाइनेट। तो ये MIC केमिकल क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी वजह से इतना प्रॉब्लम हो सकता है, ये जो भी इंसिडेंट था, और इतनी सारी फैटलिटीज थी, इतना जो मेन सीवियरिटी थी, इसकी वजह से यूएस ने ये स्टेप लिया कि आपको पीएसएम फॉलो ही करना पड़ेगा, और ये ओशा के अंडर ले लिया, इसलिए यूएस के जो कंपनीज थे उनको ये मैंडेटरी था, और अदर कंट्रीज के जो कंपनीज है उनके लिए वॉलंटरी या ऑप्शनल था। तो ये पीएसएम भोपाल की वजह से स्टार्ट हुआ,
और जो भी स्टार्ट उन्होंने किया था 1992 में प्योरली पीएसएम प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट, तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था 14 एलिमेंट्स, 14 एलिमेंट थे और ये 14 एलिमेंट को फोकस करने के लिए कहा गया था ये पीएसएम स्टैंडर्ड्स में। तो ये जो पीएसएम के स्टैंडर्ड्स थे इसमें मेन उन्होंने फोकस किया था जो भी आपकी इंडस्ट्रीज है, जो केमिकल इंडस्ट्रीज है जिसका पोटेंशियल है अलग अलग एक्सीडेंट्स या इंसिडेंट के होने का या फिर डिजास्टर होने के चांसेस है, तो जो भी केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं उसकी हैंडलिंग प्रोसेस, उसका स्टोरिंग प्रोसेस, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ये अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये डिटेल गाइडलाइंस है। और इसमें आपको जो एलिमेंट्स देखते हैं वो 14 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं और ये यूएसए में ओशास की वजह से ये पीएसएम लीगल रिक्वायरमेंट थी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये प्रोएक्टिव अप्रोच था, यानी कि इंसिडेंट होने के पहले ही आपको जो एक्टिविटीज करनी है, जो गाइडलाइंस फॉलो करनी है, इसकी वजह से उसको कहते हैं प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव क्या होता है? इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के बाद जो भी आप स्टडी करते हैं, जैसे अभी सीएस भी स्टडी करते थे कि ये एक्सीडेंट का रूट कॉज एनालिसिस क्या था, तो वो है रिएक्टिव अप्रोच। क्योंकि रिएक्शन होने के बाद यानी कि इंसिडेंट या एक्सीडेंट होने के बाद अगर आप जो भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहां से आपको फिर पता चलता है कि ऐसा ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये रिएक्टिव अप्रोच है। लेकिन अगर कोई इंडस्ट्री में पोटेंशियल है, वहां पे ऑलरेडी हजार्ड्स प्रेजेंट है, जहाँ पे हाइयर रिस्क है या फिर हाईली हजार्डस केमिकल्स है, हैंडल करते रहेंगे या फिर आप स्टोर करते रहेंगे या प्रोसेस में यूज करते होंगे या फिर उसको मैन्युफैक्चर करते होंगे, तो वहां से आपको पहले ही मालूम है कि यहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो वो एक्सीडेंट होने के पहले जो एक्टिविटीज आप करते हैं वो अप्रोच प्रोएक्टिव है। तो इसमें प्रोएक्टिव अप्रोच में आपको क्या करना पड़ता है? तो आपको हजार्ड एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट आपको करना पड़ता है, यानी कि आपके इंडस्ट्रीज में जितने भी हजार्ड्स है उसके अलग अलग लेवल्स क्या है, उसकी कैटेगरीज क्या है, वो कौन से टाइप का हजार्ड है, ये ओवरऑल डिटेल एनालिसिस आपको करना है। और फिर वहां पे ये लेवल जो रिस्क है वो रिस्क लेवल आपको आइडेंटिफाई करना है और इसको फिर मैनेज भी करना है। तो ये सेफर डिजाइन ओरिएंटेड आपको मेन काम करना है और हजार्ड एनालिसिस रिस्क असेसमेंट भी करना है और एक्सीडेंट या इंसिडेंट होने के जो पोटेंशियल है उसको मिनिमाइज करना है। ये है पीएसएम का प्रोएक्टिव बेस। और रिएक्टिव में हमने पहले ही कहा था कि एक्सीडेंट होने के बाद ये काम करता है, इसका फिर रूट कॉज एनालिसिस चेक हो जाता है और उसके बाद में अगर आपके ओवरऑल डिजाइन्स में, इंस्टॉलेशंस में या फिर आपके इक्विपमेंट्स में या फिर पैरामीटर्स में या फिर केमिकल्स में अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आपको ये चेंज रिएक्टिव अप्रोच के बाद कर सकते हैं। और जो भी अलग अलग इंडस्ट्रीज है या सिमिलर इंडस्ट्रीज है उसको भी आप ये बता सकते हैं। अभी इसमें जो हमने कहा था कि इसमें हजार्ड एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट आपको करना पड़ता है पीएसएम प्रोएक्टिव अप्रोच में। तो ये PHA कहा जाता है, जिसको हम कहेंगे प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस। तो ये प्रोसेस हजार्ड एनालिसिस में आपको सिस्टमैटिक काम करना है, इसके अलग अलग मेथड्स भी रहते हैं। उससे आपको कुछ आइडेंटिफाई करना है हजार्ड्स, कुछ इवैल्यूएशंस भी करना है और जो भी हजार्ड्स आपने आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसको आपको कंट्रोल भी करना है। तो ये मेन PHA काम करता है। तो ये एम्प्लॉयर को इसका सीरियसनेस होना चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉयर ने अगर इनिशियल लेवल पे इसको फाइंड आउट किया कि यहाँ पे आपके जो भी ओवरऑल प्रोसेस में हजार्ड्स क्या क्या है और ये हजार्ड्स को हमको कैसे मैनेज करना है, तो इसमें अगर PHA में सबसे अच्छा काम हुआ तो आपका बाकी का जो काम है वो कम हो जाएगा या फिर उसका लोड कम हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग मेथोडोलॉजीज यूज होती है ये आइडेंटिफिकेशन, इवैल्यूएशन और कंट्रोलिंग करने के लिए, हजार्ड्स के लिए। तो ये मेथड्स है व्हाट इफ एनालिसिस या चेकलिस्ट एनालिसिस या कॉम्बिनेशन या फिर उसको हैजॉप स्टडी, हजार्ड एंड ऑपरेटेबिलिटी स्टडी या फिर FMEA यानी कि फेलियर मोड एंड इफेक्टिव एनालिसिस या फिर FTA यानी कि फॉल्ट ट्री एनालिसिस या फिर और कुछ मेथड्स है जो आप एडॉप्ट कर सकते हैं PHA के लिए। तो ये प्रोसेस का हजार्ड आइडेंटिफाई करने के लिए जो एनालिसिस करना पड़ता है उसके लिए आप ये जो कन्वेंशनल मेथड से, ये मेथड से भी आप जा सकते हैं और एप्रोप्रिएट मेथड का सिलेक्शन करने के बाद आपको उसके अलग अलग रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
तो ये जो डिटेल्स स्टडी है हजार्ड एनालिसिस की, हमने ये अलग अलग प्रेजेंटेशंस में इसके बारे में डिटेल में बताया है।